नमस्कार प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं मल्हार पुस्तक कक्षा 8। आज हम पाठ 7 पे चर्चा कर रहे हैं। इसकी ये कविता है महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखित मत बांधो। इस कविता की व्याख्या, कठिन शब्दार्थ हमने पहले पढ़ लिए हैं और अभ्यास प्रश्नों का भी हमने एक भाग कवर कर लिया है। आज आगे के अभ्यास प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। बहुत ही सुंदर कविता है जो जीवन की हमें बहुत बड़ी सीख देती है। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। कविता की रचना। सौरभ उड़ जाता है नभ में, बीज धूल में गिर जाता जो, अग्नि सदा धरती पर जलती। इन पंक्तियों की जो कविता हमने पढ़ी है, इसके बारे में हमें एक प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या है हमारा कि अपने समूह के साथ मिलकर इन विशेषताओं की सूची बनाइए। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि कविता में कौन कौन सी विशेषताओं को आपने पढ़ा है, उन विशेषताओं की एक सूची बनाना है आपको और उनको फिर अपने क्लास में आपको डिस्कस करना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो है कि महादेवी वर्मा जी की इस कविता में प्रकृति के प्रतीकों कौन कौन से हैं? सौरभ, बीज, अग्नि, धुआं। सौरभ आपको बताया था, एक बार लिख के बताइए जरा। हमने पिछले वीडियो में भी और कविता की व्याख्या के समय बताया था सौरभ का अर्थ क्या है। का सुंदर प्रयोग हुआ है। कविता में प्रतीकों और मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग स्वप्नों को जीवंत बनाया गया है। मानवीकरण अलंकार कौन सा होता है इसको देख लीजिए कि जब हम प्रकृति को यानी कि नेचर को मनुष्य के जैसा उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं कि मानो पेड़ जो है खिल रहा हो, हंस रहा हो, है ना, इस तरीके की जैसे हम मनुष्य की क्रियाएं होती हैं, वैसी क्रियाएं जब हम प्रकृति के साथ जोड़ देते हैं तो मानवीकरण अलंकार होता है। विरोधाभासी एवं संबोधन शैली का भी अच्छा प्रयोग किया गया है। प्रश्नवाचक शैली से भावों की गहराई दिखाई गई है। मुख्य रूप से यह कविता सपनों की स्वतंत्रता और कल्पनाशीलता बनाए रखने की प्रेरणा देती है। बहुत ही सुंदर कविता है। अगर आपने कविता नहीं पढ़ी है तो एक बार कविता का भावार्थ आप जरूर पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न है हमारे सामने। नीचे इस कविता की कुछ विशेषताएं और वे पंक्तियां दी गई हैं जिनमें ये विशेषताएं समाहित हैं। विशेषताओं का सही पंक्तियों से मिलान कीजिए। अभी हमें प्रश्न पूछा गया था कि आप विशेषताओं को छांटिए। अब यहाँ पर एक तरफ तो कविता है और एक तरफ कविता की विशेषताएं, उनके साथ उनको मैच करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। किसमें किया है? यहाँ पर किया है। कहाँ है? आरोहण और अवरोहण। आरोहण मतलब ऊपर उठना और अवरोहण मतलब नीचे गिरना। ठीक है, एक ही शब्द का प्रयोग बार बार किया गया है। किसमें? इन सपनों के पंख न काटो। ठीक है, इन सपनों की गति न रोको। इस तरीके से पंक्तियां हैं हमारी कविता में। समानार्थी शब्दों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर देखिए, दीप्त लिए भू पर आएगा, स्वर्ग बनाने के लिए का फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा। तो यहाँ पर कौन कौन से दो शब्द हैं? एक तो आपका भू है और दूसरा भूमि है। तो दोनों ही क्या है? ये आपके पर्यायवाची है, समानार्थी है, सिनोनिम है। ठीक है, प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न कहाँ पूछा गया है? ये देखिए, वह नभ में कब उड़ पाता है, तो क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। आगे देखिए, संबोधन का प्रयोग किया गया है। तो संबोधन का प्रयोग है, नभ तक जाने से मत रोको, धरती से इसको मत बांधो। तो यहाँ आपको संबोधन चिन्ह दिख रहा है। अगला है, सपने को मनुष्य की तरह चित्रित किया गया है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था मानवीकरण अलंकार की तरह। जैसे स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि विशेषता, देखो यहाँ पर भी संबोधन चिन्ह है, तो एक पंक्ति में एक से अधिक विशेषता हो सकती है। तो यहाँ पर जब स्वर्ग बनाने जैसा किसके लिए बताया? सपनों के लिए। कोई व्यक्ति काम करता है, सपने तो काल्पनिक होते हैं पर उनको मनुष्य के जैसा प्रयोग किया गया। तो ये भी क्या है? एक तरीके से मानवीकरण कह सकते हो, चित्रात्मक कह सकते हो। ठीक है, आगे देखिए, शब्दों की बात। इस आरोहण को मत रोको, इस अवरोहण को मत बांधो। उपरित पंक्तियों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। आरोहण, यहाँ क्या पूछा? आरोहण। आरोहण दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं। कौन कौन से? आरोहण और अवरोहण। ठीक है, एक दूसरे के क्या? विलोम शब्द हैं। नीचे से ऊपर की ओर जाना या चढ़ना आरोहण कहलाता है और ऊपर से नीचे की ओर आना उतरना क्या कहलाता है? अवरोहण कहलाता है। ठीक है, कोई चीज़ जैसे पीक पे जा रही, ऊपर जा रही, तो क्या कहलाएगी? आरोहण। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में आरोहण और अवरोहण का उपयुक्त प्रयोग करके वाक्य को पूरा कीजिए। क्या बताया गया? पर्वतारोहियों के 20 दिन तक पर्वत पर, पर्वतारोहियों ने, यहाँ पे क्या होता है? पर्वतारोहियों ने 20 दिन तक पर्वत पर क्या किया? आरोहण आएगा, क्योंकि पर्वत क्या होता है? एक चोटी होती है, इस पर क्या करेंगे हम? ऊपर की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आरोहण। नदियाँ विशाल पर्वतों से, अब पर्वतों से नदियाँ कहाँ बहती हैं? अवरोहण होता है, नीचे की तरफ आती हैं।
अंक गणित में बड़ी संख्याओं से छोटी संख्या, ये क्या होता है? असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़ते हो आप लोग। असेंडिंग मतलब आरोहण और डिसेंडिंग मतलब नीचे की ओर। देखेंगे इसके उत्तर। देखिए, पर्वतारोहियों ने 20 दिन तक पर्वत पर क्या किया? आरोहण किया। नदियां पर्वतों से अवरोहण करके सागर में मिलती हैं। और अंक गणित में बड़ी संख्या से छोटी संख्या क्या कहलाएगा? अवरोहण कहलाएगा। ठीक है, इस तरीके से नीचे की तरफ आना, ऊपर की तरफ जाना, आरोहण। अपने वाक्य, मैंने पहाड़ पर आरोहण किया, क्योंकि पहाड़ कैसा होता है? ऊंचा। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको? ऊपर चढ़ना पड़ेगा। सूरज की किरणें आकाश से अवरोहण करती हैं, ठीक है, तो वो पूरी तरह फैलती हैं, नीचे की तरफ आती हैं, इसलिए। दोस्तों ने सीढ़ियों से आरोहण किया, मतलब यहाँ पर ऊपर की तरफ चढ़ना। ये सीढ़ियाँ हैं, तो सीढ़ियों पर आप क्या करोगे? ऊपर की तरफ चढ़ोगे, इसलिए ये आरोहण कहलाएगा। आगे देखिए, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों के रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। वह नभ में कब उड़ पाता है? धूम गगन में मंडराता है। तो यहाँ पर दो शब्द हैं अंडरलाइन, एक है नभ और दूसरा है गगन। तो दोनों ही दूसरे के क्या हैं? समान अर्थ हैं, अर्थात पर्यायवाची शब्द हैं। रेखांकित शब्दों के समानार्थी शब्दों का प्रयोग करते हुए कुछ नई पंक्तियों की रचना कीजिए और देखिए कि पंक्तियों में लय बनाए रखने के लिए और इन परिवर्तनों की आवश्यकता पड़ती है। देखेंगे, नभ का समानार्थी शब्द आकाश है और गगन का समानार्थी शब्द व्योम है। इन शब्दों का प्रयोग करके कविता में लय और ध्वनि बनाए रखने के लिए किया जाता है। शब्दों की लंबाई और ध्वनि पर ध्यान देकर परिवर्तन किया जाता है ताकि कविता की लय बहुत अच्छी बनी रहे। उदाहरण के तौर पर, वह आकाश में कब उड़ पाता है और धूम व्योम में मंडराता है, पंक्ति इसी बीच को दर्शाती है। तो यहाँ पर कवि जो है कविता को लय रखने के लिए, उसको सुंदर बनाने के लिए उसमें कब कौन से शब्द को डालना है, क्योंकि शब्दों का भी बहुत अधिक प्रभाव होता है उसके बोलने पर। उसी हिसाब से वो अपने शब्दों को प्रयोग करता है कविता में। आगे देखिए, अब यहाँ पर एक प्रश्न आपके लिए दिया गया है। प्रश्न है, कविता में मत शब्द के साथ बांधो काटो क्रियाएं लगाएंगे। बांधना और काटना क्या क्रिया? आप मत के साथ कौन कौन सी क्रियाएं लगाओगे? लिखिए संकेत। मत डरो, ये क्या है? नकारात्मक है, जैसे फूल मत तोड़ो, एक प्रकार का आप उसमें आदेश भी दे रहे हैं और साथ साथ उसमें नकारात्मक भी है। मत का अर्थ यहाँ पर नहीं, ठीक है। तो ये क्या मतलब है यहाँ पर? देखिए जरा, जैसे यहाँ दिया है मत की क्रिया लगाई जाती है, यानी कि ये कौन से वाक्य कहलाएंगे? नकारात्मक हो जाएंगे, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस। मत डरो यानी कि डरना नहीं है। मत डराओ, मत रुको, थमो, मत बोलो, मत रोको, मत भूलो, मत समझो, मत छोड़ो, मत झुको। इस तरीके से ये नकारात्मक आदेश या सतर्कता यानी कि जागरूकता भाव व्यक्त करते हैं। आगे देखिए, आपकी भाषा में बांधने के लिए कौन कौन सी क्रियाएं हैं? अपने समूह में चर्चा करके लिखिए और उनसे वाक्य भी बनाइए। जैसे संकेत में जोड़ना, क्रियाएं बांधना, जोड़ना, रस्सी से बांधना, कसना, टाई करना। हमने अपने समूह में चर्चा की शब्द चुने, कौन कौन से देखेंगे जरा। मैंने गाय को रस्सी से बांधा ताकि वह न भागे। अगला क्या है सेंटेंस देखेंगे। उसने 2 डोरियां जोड़कर एक लंबी रस्सी बनाई। पेड़ की डाल को कसकर बांधा ताकि वह टूटे नहीं। मेरे भाई ने अपनी जूतों की डोर टाई की। हमने तंबू को पत्थरों से बांधा ताकि हवा उसे उड़ा न ले जाए। इस तरीके से आप भी कुछ और वाक्य बना सकते हैं। आगे देखिए, मत शब्द उलट कर लिखने से शब्द बनता है तम, जिसका अर्थ है अंधेरा। कविता में कुछ ऐसे शब्द और शब्द छांटिए जिन्हें उलट कर लिखने से अर्थ देने वाले शब्द बनते हैं। जैसे कविता में उलट कर लिख देने वाले शब्द कम, उदाहरण के लिए मत, उलट, ठीक है, उसको उलट दिया तो क्या बन गया? तम मीन्स अंधेरा। अन्य शब्द जैसे धरती, नभ, पंख, सौरभ को उलटने पर अर्थ नहीं बनता है। हिंदी में ऐसे शब्द कम होते हैं, जैसे राम का उल्टा मार होता है, लेकिन कविता में यह दृष्टांत नहीं मिलता, इसलिए मत और तम ही एकमात्र उपयुक्त उदाहरण है। आप देखिए आगे, काल परिवर्तन, ये हमारा एक व्याकरण का क्वेश्चन आ गया। काल का मतलब क्या होता है? टेंस, ठीक है, जैसे वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। सौरभ उड़ जाता है नभ में। उपयुक्त पंक्ति को ध्यान से देखिए। इस पंक्ति में क्रिया जाता है से पता चलता है कि वर्तमान काल में लिखी गई है। यदि हम इसी पंक्ति को भूतकाल, भविष्य काल में लिखें तो ये निम्नलिखित प्रकार से लिखी जाएगी। भूतकाल में सौरभ उड़ गया है नभ में, भविष्य सौरभ उड़ जाएगा नभ में। तो हमें पता है ना कि ता, यहाँ पे देखिए ता, ती और ते, ये क्या हो जाते हैं? वर्तमान काल। था, थी और थे। इसी प्रकार से गा, गी और गे,
ये क्या हो जाएंगे आपके भविष्य काल। ये सामान्य तौर पर हम ये पहचान करते हैं। कविता में वर्तमान काल में लिखी गई ऐसी अनेक पंक्तियां आई हैं, उन पंक्तियों को कविता में से ढूंढकर आपको भूतकाल और भविष्य काल में लिखना है। देखेंगे, चलिए। तो यहाँ पर है, हमने कविता में मत बांधो को ध्यान से पढ़ा। कौन सी कविता है? कविता हमने पढ़ी मत बांधो को ध्यान से पढ़ा। वर्तमान काल में लिखी गई पंक्तियों को ढूंढा। इन पंक्तियों को भूतकाल और भविष्य काल में बदला है। नीचे दी गई हैं, देखिए। वर्तमान काल में सौरभ उड़ जाता है नभ में, सौरभ उड़ गया है नभ में, सौरभ उड़ जाएगा नभ में। इसी प्रकार से अगला देखिए, बीज धूल में गिर जाता जो, बीज धूल में गिर गया जो। ठीक है, इसी प्रकार से बीज धूल में गिर जाएगा जो। आगे, अग्नि सदा धरती पर जलती। तो यहाँ पर अग्नि सदा धरती पर जली, जली। एक चीज देखेंगे, आ, ई और ए, ये जब भी आपके मुख्य क्रिया के साथ रहते हैं तो ये पास्ट होते हैं, सिंपल पास्ट बोलते हैं। आया, आई, आए, जली, जले, है ना, इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा? पास्ट। अग्नि सदा धरती पर जलेगी, तो गा गी से क्या हो जाएगा आपका ये भविष्य। गा, गी, गे, अगर ये मुख्य क्रिया के साथ को देखते हैं। धूम गगन में मडराता है, तातीते आ गया, मडराया है, तो ये आपका सामान्य भूतकाल। इसमें भूतकाल के कई 6 भेद होते हैं। अगर आपको ये काल पढ़ना है तो आप नीचे इसे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो कि मैं मुझे काल पढ़ना है, तो मैं आपको ये पूरा का पूरा काल जो है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल आगे बता दूंगी। धूम गगन में मडराता है, तो ये भी आपका गागे आ जाएगा। धूम गगन में मडराएगा। मुक्त गगन में विचरण करिए तारों में फिर मिल जाएगा, मिल गया। इस तरीके से आप और सेंटेंस को देखेंगे। अगला है शब्दकोश। शब्दकोश का क्या मतलब है? स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प। शब्दकोश के अनुसार शिल्प शब्द के निम्नलिखित अर्थ है: हाथ से कोई चीज बनाकर तैयार करने का काम, दस्तकारी, कारीगरी या हुनर, जैसे बर्तन बनाना, कपड़े सिलना, गहने गढ़ना आदि। कला संबंधी व्यवस्था, दक्षता, कौशल, निर्माण, सृजन, सृष्टि करना, आकार, आवृत्ति, अनुष्ठान, क्रिया, धार्मिक कृत्य। ये सभी किसके अर्थ है? ये है शिल्प के अर्थ है। ठीक है, इतने सारे डिक्शनरी में। शब्दकोश का मतलब क्या? डिक्शनरी। अब शब्दकोश से शिल्प शब्द से जुड़े निम्नलिखित शब्दों के अर्थ खोज कर लिखिए। जैसे शिल्पकार, शिल्पी, शिल्पजीवी, शिल्पकारक, शिल्पक और शिल्पकारी, शिल्पकला, शिल्प कौशल। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं, तो आप इन्हें देख सकते हो। शिल्प विद्या, शिल्पशाला या शिल्पालय। ठीक है, शिल्प प्लस आलय। जैसे देखेंगे, शिल्पकार, शिल्पी, शिल्पजीवी, शिल्पकारक, शिल्पक और शिल्पकारी। वे व्यक्ति जो हाथ से काम या कारीगरी का काम करते हैं, कला में निपुण शिल्पी या शिल्पकार कहलाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से शिल्पकला, कला का वह रूप जिसमें हाथ से वस्तुएं बनाना, तैयार करना शामिल है, जैसे मिट्टी, लकड़ी, धातु। इनसे जो भी हाथ से बनाया जाता है वो क्या कहलाती है? शिल्पकला कहलाती है। शिल्प कौशल क्या होते हैं? किसी कला या हस्तकला को करने की दक्षता। कारीगरी की कला वो क्या कहलाती है? शिल्प कौशल। शिल्प गृह या शिल्प गेह, वह स्थान जहाँ शिल्पकारी या कला प्रशिक्षण दिया जाता हो, वही क्या कहलाएगा? शिल्प गृह। आगे, शिल्प विद्या, वह ज्ञान या विज्ञान जो कला, कारीगरी या हस्तशिल्प से संबंधित हो। शिल्पशाला या शिल्पालय, कार्यशाला जहाँ शिल्प का प्रशिक्षण या निर्माण होता हो। ये शब्द शिल्प से जुड़े हुए हैं और विभिन्न रूपों में कारीगरी, कला और निर्माण से संबंधित हैं। आगे देखिए, कविता में गति न बांधने की बात कही गई है। आप बांधने का प्रयोग किन किन स्थितियों या वस्तुओं के लिए करते हैं, बताइए। संकेत, गांठ बांधना। बांधने का प्रयोग कई स्थितियों में वस्तुओं के लिए किया जाता है, जैसे रस्सी से सामान बांधना, गांठ बांधना, बाल बांधना, गठरी बांधना, जूते के फीते बांधना, पुस्तक में धागा बांधना, जानवरों को बांधना। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द जुड़े हैं। चीज़ों को स्थिर, सुरक्षित और जोड़ना होता है। अगला है, स्वर्ग शब्द से आशय सुखद स्थान, अर्थात वह स्थान जहाँ सुख, शांति, समृद्धि और आनंद, सुख, शांति, समृद्धि और आनंद की अनुभूति हो। अपने घर, आस पड़ोस और विद्यालय को सुखद स्थान बनाने के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे? सूची बनाइए और घर के सदस्यों के साथ साझा कीजिए। घर, आस पास, पड़ोस और विद्यालय को सुखद बनाने के प्रयास। ठीक है, तो देखेंगे, घर की साफ सफाई और व्यवस्था बनाए रखना, सभी लोगों से प्रेम, आदर, सहयोग से व्यवहार करना, पौधे लगाना और प्रकृति का ध्यान रखना। इस तरीके से आप भी सेंटेंस कुछ बनाइए कि आप किस तरीके से जहाँ पे आप रह रहे हो
उस स्थान को स्वर्ग जैसा बनाना चाहते हो। आप स्वर्ग में कौन कौन सी चीज़ों को चाहते हो वो चीज़ें आप उसमें रखिए, ठीक है। तो ये सेंटेंस के अलावा आप अपने हिसाब से स्वर्ग कैसा बनाना चाहते हो वो लिख सकते हो और यहाँ से भी हेल्प ले सकते हो या यही लिख सकते हो, ठीक है। आगे देखेंगे, कविता में सपनों की बात की गई है। आपका कौन सा सपना ऐसा है जो यदि सच हो जाए तो वह दूसरों की सहायता कर सकता है, उसके विषय में बताइए। जैसे मेरा सपना है कि मैं एक डॉक्टर बनूं। अगर यह सपना सच होता है तो मैं गरीब और ज़रूरतमंद लोगों का मुफ्त में इलाज करूंगा या करूंगी। मैं गांव में मेडिकल कैंप लगाऊंगा जहां लोगों को मुफ्त दवाइयां और स्वास्थ्य की जांच की सुविधा मिलेगी। इससे कई लोगों को बेहतर स्वास्थ्य और खुशी मिलेगी। ये मेरा सपना है। आप क्या इस तरीके से और भी कोई सपना है आपका इस समय इस समाज को कुछ अच्छा करने के लिए, तो आप लिख सकते हो। अगला प्रश्न है चर्चा परिचर्चा, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है, सपनों में दोनों ही गति हैं, उड़कर आँख में आता है। किसी एक के द्वारा देखा गया सपना बहुत से लोगों का सपना भी बन जाता है। जैसे हमारी स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने का सपना सभी भारतीयों का सपना बन गया। साथियों के साथ चर्चा कीजिए कि आपके कौन से ऐसे सपने हैं जिन्हें पूरा करने के लिए आप अपने अन्य लोगों को भी जोड़ना चाहोगे। मतलब एक ऐसा विजन देखना, एक ऐसा सपना देखना कि उसमें सिर्फ आप अकेले नहीं हो, आपके साथ और भी लोग जुड़ जाएं। ऐसा कोई सपना, वो ऐसा सपना हो सकता है जो आपके समाज को, आपके देश को, आपकी ये नई पीढ़ी को एक आगे लेके जाए। ऐसा सपना, इसमें स्वार्थ का भाव ना हो, ऐसा सपना आप सोचिए। मेरे कुछ सपने हैं जिन्हें पूरा करने के लिए मैं दूसरों को साथ जोड़ना चाहता हूँ। स्वच्छ भारत का सपना, क्योंकि ये अकेले बस की नहीं है। जब तक पूरा भारत इसमें एकजुट नहीं होगा हमारा देश स्वच्छ नहीं हो सकता। जहाँ सब मिलकर गांव शहर को साफ और हरा भरा बनाए। शिक्षा का सपना, क्योंकि हम पढ़ेंगे, जब हम एक पढ़ेगा व्यक्ति तभी वो उस देश का उद्धार हो सकता है। जहाँ हर बच्चे को पढ़ाई का मौका मिले। गरीबी हटाओ का सपना, जहाँ कोई भूखा या बिना कपड़ों के ना रहे। इन सपनों के लिए मैं अपने दोस्तों, परिवार, समाज से मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करूंगा। ये तीनों ही सपने ऐसे हैं कि आप जहाँ पर एक नहीं पूरा देश इकट्ठा होगा तभी पूरा हो सकता है। स्वच्छ भारत का सपना, शिक्षा का सपना, ठीक है, और क्या है, गरीबी हटाने का सपना। इस तरीके के सपने। आगे के प्रश्नों को अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।